हेलो फ्रेंड्स। अभियान सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे आपका एक वार्म वेलकम है। माय नेम इज़ आलोक सिंह और आज मैं द हिंदू का एडिटोरियल आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इसका टॉपिक जो है महात्मा गांधी द पीस मेकर है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑफ रीसेंट 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। तो इसी टॉपिक के पर्सपेक्टिव से जो है महात्मा गांधी के ऊपर जो है ये एडिटोरियल बेस्ड है। उनकी कई सारी फ़िलासफ़ीज़ रही हैं, कोर फिलासफीज़ जो उनकी ट्रुथ और नॉन वायलेंस रही हैं, जिसको जो है महात्मा गांधी ने थ्रू आउट हिज लाइफ फॉलो अप किया था। लेकिन क्या महात्मा गांधी सिर्फ इन्हीं दो कोर फिलासफीज़ पे ही लिमिटेड थे? क्या कभी उन्होंने वायलेंस के लिए कुछ जस्टिफिकेशन दिया था कि वेदर वी कैन रिजॉर्ट टू वायलेंस और नॉट? और अगर दिया था तो अपॉन व्हाट कंडीशन जो है हम वायलेंस को एम्ब्रेस कर सकते हैं? और अगर वायलेंस एम्ब्रेस भी किया तो उसका एंड गोल क्या है? क्या हम पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या अपने एंड गोल्स को मीट करने के लिए एक डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्डअप करना चाहते हैं? तो ये आर्टिकल पूरा इसी टॉपिक पे बेस्ड है। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हो कि गांधी बिसाइड्स उन्होंने कई सारी अपनी फ़िलासफ़ीज़ दी थी, इकोनॉमिक फ़िलासफ़ीज़ दी थी, जिसमें उन्होंने ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट दिया था कि जो मीन्स ऑफ ओनरशिप है वो इंडिविजुअल्स में होना चाहिए। विलेज गवर्नमेंट के लिए उन्होंने जो बोला था कि इंडिया विलेजेस में रिसाइड करता है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है विलेजेस में रिसाइड करती है। तो जो भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होना चाहिए वो विलेज सेंट्रिक होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया था। बिसाइड्स उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए काफ़ी एम्फेसिस किया था कि एक इंडिया जैसी कंट्री का अपलिफ्टमेंट कॉटेज इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, क्योंकि ये जॉब जनरेशन क्रिएट करता है। बिसाइड्स लोअर मासेस ऑफ द पॉपुलेशन भी जो है इनके साथ लिंकअप हो पाती हैं। तो हम देखते हैं कि एडिटोरियल डिस्कशन क्या करता है। उस इन एडिटोरियल के डिस्कशन से पहले मैं आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड महात्मा गांधी का दे दूं जो हिस्ट्री से कोरिलेटेड है। ऑल्दो ये आर्टिकल एथिक्स से डील करता है, लेकिन आपके जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से मैं आपको जो थोड़ा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड महात्मा गांधी का दे देता हूँ। तो महात्मा गांधी का बर्थ जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। वो पोरबंदर गुजरात में उनका बर्थ हुआ था। उनकी इनिशियल स्कूलिंग जो है यहीं गुजरात में हुई थी। इनके फादर करमचंद गांधी थे और इनकी मदर जो थी पुतलीबाई थी। और फिर लेटर जो है हायर एजुकेशन के लिए लंदन जाते हैं और वहाँ पे ये लॉ की पढ़ाई करते हैं। जब वहाँ से रिटर्न होते हैं तो अराउंड 2 साल इनके पास कुछ काम नहीं रहता है और प्रैक्टिस वॉज नॉट गोइंग गुड, इतना कुछ अच्छा लॉ प्रैक्टिस नहीं हो पाते। तभी उनके हाथ जो है केस लगता है जिसको अब्दुल्ला केस बोलते हैं। अब्दुल्ला और उनके कजिन्स ऐसे थे जिनको जो है साउथ अफ्रीका में सिविल सूट का एक केस फाइल अप होता है और अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के लिए जाते हैं। और ये केस इतना टर्निंग पॉइंट है इनकी लाइफ का कि वो साउथ अफ्रीका में अराउंड 21 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ जो है वहीं स्पेंड करते हैं। तो आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में एक रेलवे की जर्नी कर रहे थे, उन्होंने फर्स्ट क्लास ट्रेन की टिकट खरीदी थी और उन्हें उस कंपार्टमेंट से जो है हटा दिया गया था और ये बोला गया था कि इंडियंस आर ब्लैक, दे कांट ट्रैवल इन दिस फर्स्ट क्लास ट्रेन्स। तो ये इंसिडेंट जो था गांधी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को उस टाइम पे जो प्रेवलेंट थी मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल कंट्रीज जो थी वो कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो थी कॉलोनियल रूल का हिस्सा थी। यानी कि जो यूरोप के टॉप कॉलोनियल पावर्स थे वो इन कंट्रीज पे रूल कर रहे थे और क्योंकि दे वर वाइट्स तो अपनी रेशियल सुप्रीमेसी को हर जगह जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। तो महात्मा गांधी को ट्रेन से जो है हटा दिया गया था। लेकिन ये सारे इंसिडेंसेस जो थे गांधी के कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और फिलोसफिकल थॉट फ्रेम को जो है बिल्डअप कर रहे थे। आप देखते हो कि जो जो भी इंडिया में उन्होंने एक्टिविटीज़ परस्यू की, जो भी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने एक्टिविटीज़ करी, वो उनका जो बैकग्राउंड में क्रिएशन हुआ था, जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स टू ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस, वो इंडिया में प्रैक्टिस करने से पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस किया था। जब वो इस केस के बाद इंडिया वापस आने वाले थे तो अपॉन सर्टेन कंडीशन जो है वो आ नहीं पाए थे।
तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो प्रेवलेंट सिचुएशन उस टाइम पे थी, बिसाइड्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो इंडियन ओरिजिन के वहाँ सिटीजन्स रहते थे उनके अगेंस्ट में एट्रॉसिटीज़ होती थी। दे वेर हिंदू थे, तो उनकी मैरिज जो है वहाँ इलीगल मानी जाती थी अनटिल अनलेस जो है वो क्रिश्चियन मेथोडोलॉजी से जो है अपना जो है मैरिज सर्टिफिकेट गेन करें, और उनको सेकेंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता था। बहुत सारी एट्रॉसिटीज थी, तो गांधी ने उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट चलाए और उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस, नॉन वायलेंस, पैसिव रेजिस्टेंस का यूटिलाइजेशन किया। उन्होंने जो है 2 फार्म वहाँ इस्टेब्लिश किए थिएटर, जिसको टॉल्स्टाय फार्म और फिनिक्स फार्म बोलते हैं। ये ऐसा समझ लो आप सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स सर्व करता था, जहाँ पे मीटिंग्स डिस्कशन करते थे कि हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन कैसे वहाँ पे रन करेंगे। उसके साथ ही उन्होंने 2 न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, जिसका नाम था, एक तो यंग इंडिया एंड सेकंड वाज इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जनरली इंडिया में हो रही ब्रिटिशर्स की एट्रॉसिटीज़ को ग्लोबल स्टेज पे जो है लाने के लिए ये एक न्यूज़पेपर गांधी रन करते थे, जिससे कि वो ग्लोबल स्टेज पे लोगों को बता सकें कि इंडिया में क्या सिचुएशन प्रिवेल हो रही है। बिसाइड्स दैट अराउंड 21 ईयर्स साउथ अफ्रीका में रहने के बाद और ये सारा मास मूवमेंट लेने के बाद जो है गांधी की जो इंटरनेशनल जो है रिकग्निशन बढ़ जाती है और गांधी एक ब्रांड की तरह उभर के आते हैं ग्लोबल स्टेज पे। तो इसका जो है इन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले और एंड्रयूज जो होते हैं वो महात्मा गांधी को इंडिया में इनवाइट करते हैं कि यू कम टू इंडिया और अपने कंट्री की सिचुएशन को देखिए। तो 1905 में महात्मा गांधी जो इंडिया आते हैं, और आते ही ऐसा नहीं कि वो इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप को रिज्यूम कर लेते हैं, रेदर वो कुछ सालों तक इंडिया में जो है घूम के जो वहाँ की सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट इज़ द रैम्पेंट सिचुएशन, यहाँ पे कैसा कुछ चल रहा है, लोगों की साइकोलॉजी क्या है। और मास मूवमेंट दैट इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबसे पहला मूवमेंट था जहाँ उन्होंने टॉप लीडरशिप अज्यूम की थी और एक मास लेवल पे मूवमेंट हुआ था। पर उससे पहले जो है कुछ इंसिडेंसेस ऐसे थे जैसे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद का हंगर स्ट्राइक जो था, खेदा सत्याग्रह। इन मूवमेंट्स को जो है गांधी कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे, एंड ही वॉज यूजिंग ऑल दिस सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन जैसी स्ट्रैटेजीज को इन उस पर जो है मूवमेंट्स में जो है कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहे थे, और अपॉन लेटर जो है नॉन कोऑपरेशन जैसे मूवमेंट को फिर वो अज्यूम करते हैं। बिसाइड्स दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लेने के बाद चौरी चौरा का इंसिडेंट्स होता है, तो ऑल पीपल दे रिजॉर्टेड टू वायलेंस। इससे जो है महात्मा गांधी जो है अपने मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं और ये बोलते हैं कि अभी इंडियन सिटीजन सो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है किसी भी मूवमेंट को मास लेवल पे ले जाने के लिए, तो उनकी जो है साइकोलॉजिकल चेंज होना बहुत ज़रूरी है। बिसाइड्स इन सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के गांधी की बहुत सारी फिलॉसफीज थी। जैसे मैंने बोला, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी जो उनकी थी वो विलेजेस को एज ए यूनिट ऑफ गवर्नेंस मानते थे। इकोनॉमिक फिलॉसफी जो थी उनकी ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी कि इंडिविजुअल एज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इंडिविजुअल्स के पास ही सारा कुछ होना चाहिए प्रोडक्शन का मीन्स। और कॉटेज इंडस्ट्रीज का प्रमोशन के लिए उन्होंने बोला था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, मास इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा। बिसाइड जो गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक सेंस ऑफ डिफरेंस था, वो था कास्ट सिस्टम से रिलेटेड, जहां बी आर अम्बेडकर ने एम्फसाइज किया कि हमें टोटली जो है कास्ट सिस्टम को एनिहिलेट कर देना चाहिए, यानी कि हटा देना चाहिए हिंदुइज्म से। लेकिन गांधी ने इसको नेगेट किया था और बोला था कि वॉट एवर बी द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम को रहना है, लेकिन जो रेदर देन टोटली रिमूविंग कास्ट सिस्टम, हमें कास्ट सिस्टम को जो रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। रेदर आप पूरी जो जातिवादी की जो प्रथा है उसको ख़त्म करने की जगह जो है उसको कहीं न कहीं इनर रेक्टिफिकेशन करना ज़रूरी है और अंदर से उसको सही करना ज़रूरी है। गांधी की जो एजुकेशन फिलॉसफी थी, उन्होंने बोला था कि जो बेस्ट मीन्स ऑफ एजुकेशन है वो लर्निंग थ्रू क्राफ्ट्स एंड एक्टिविटीज़ के थ्रू, यानी कि वोकेशनल स्टडी पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। तो ये सारा कुछ जो है गांधीयन फिलॉसफी थी, जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से और सारा कुछ जो है रूरल गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से था। लेकिन गांधीयन फिलॉसफी हम एथिक्स में टाइम एंड अगेन यूज़ करते हैं कि उनकी एम्फेसिस हमेशा ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे थी। तो ऑफ अ रिसेंट हम ये देखेंगे कि गांधी की फिलॉसफी कितनी रेलेवेंट है। जो भी डे टू डे प्रैक्टिसेस होते हैं, गांधी का एम्फेसिस हमेशा एंड गोल पीस पे था, तो क्या हम वो पीस अचीव कर पाए हैं ऑल इन दिस 100 ईयर्स, क्या हम उस चीज़ पे सक्सेसफुल हो पाए हैं? तो इस पर हम देखते हैं कि गांधी के अपने थॉट प्रोसेसेस क्या थे।
गांधी ने कहा था कि वर्ल्ड पीस इज नॉट पॉसिबल विदाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी। आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वर्ल्ड ये आपकी यूनाइटेड नेशन एजेंसीज इस्टेब्लिश होती हैं और नाटो के जैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और बहुत सारे ऐसे लॉज रूल्स रेगुलेशंस लेके आते हैं। 1989 में आपकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसी एजेंसीज इस्टेब्लिश होती हैं। ऐसी बहुत सारी एजेंसीज होने के बाद, ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमिक कनेक्टिविटी होने के बाद, मोर पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होने के बाद भी हम कहीं भी जो है इस सिचुएशन में नहीं आए हैं कि हम वॉर जैसी सिचुएशन को प्रिवेंट कर सकें। मिडिल ईस्ट में आप देख लो कि हर जगह जो है एवरी ईयर समवेयर कुछ ना कुछ लड़ाई हो रही होती है। इराक में देख लो आप, ईरान में देख लो, येमेन में देख लो, या अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन बिल्डअप रहती ही रहे। नॉर्थ कोरिया देखो, अपने न्यूज़ को हमेशा जो है मतलब न्यूज़ टेक्स्ट कर ही रहा होता है। तो एक कहीं ना कहीं वॉर लाइक सिचुएशन। और ऑफ द रिसेंट आप जो राइटर बोलते हैं कि 21st सेंचुरी में ऑलरेडी 22 ईयर्स हो चुके हैं, इट हैज़ 22 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, रशिया ने जो यूक्रेन पे इन्वेजन किया है वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कहीं भी हम पीस के करीब नहीं हैं। और ये जो वॉर है ये थ्रेट टू पीस है। उसका रेमिफिकेशन आपने देखा था सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक नहीं था, बाकी जितनी कंट्रीज है उसमें इन्फ्लेशन, इनसर्टेनिटी, रेफ्यूजी क्राइसिस, लॉस ऑफ मेन, मटेरियल वगैरह सारी कुछ जो प्रॉब्लम्स होती आ रही हैं। तो राइटर ने बोला कि ऐसा माना गया है कि ह्यूमैनिटी विल नेवर अटेन पीस। 500 साल पहले भी वॉर होता था, आज भी वॉर होता है, और उससे पहले भी होता है, और आगे भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी ग्रीड और ऐसा मटेरियलिज्म का पर्सपेक्टिव बन चुका है कि वॉर होती ही रहेगी। तो ऐसा माना गया है कि कभी भी इंसानियत जो है पीस को कभी अटेन नहीं कर पाएगी। बट यहाँ पे आता है गांधीयन फिलॉसफी का रोल कि पीस जो है एक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कंपैशनेट डायलॉग है। गांधी का एक एग्जांपल ले लो कि 1915 में आते हैं और इंडिया को इंडिपेंडेंस अराउंड जो है 1947 में मिलती है। तो एक लॉन्ग मूवमेंट था स्ट्रगल का। उसके बीच में बहुत सारे ऐसे आइडियोलॉजीज आए जो बोलते थे नो वी शुड रिजॉर्ट टू वायलेंस। भगत सिंह आए, चंद्रशेखर आज़ाद आए, और भी कांग्रेस के ऐसे अपने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट ग्रुप थे जो सबकी मेथोडोलॉजी अलग थी। उनमें क्या था, पेशेंस नहीं था, दे वर नॉट पेशेंस। वो चाहते थे कि आज के आज ही जो है हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए। बट गांधी वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। वो बहुत लॉन्ग विजनरी थे। तो उनका एम्फेसिस था कंपैशनेट डायलॉग। उन्होंने बोला कि हम इंडिया में इंडिपेंडेंस थ्रू डायलॉग डिस्कशन ही अज्यूम कर सकते हैं। अगर हमने वायलेंस पर रिजॉर्ट किया तो ब्रिटिशर्स इतने माइटी हैं, इतने मतलब प्रिविलेज्ड हैं कि वो हमारे किसी भी मूवमेंट को क्रश कर सकते हैं। इसलिए जो है एक कंपैशनेट डायलॉग का होना बहुत ज़रूरी है। हम कन्विंस कर सकते हैं, अपनी बातों को वहाँ पे रख सकते हैं, और उसके बिसाइड जो है टायरलेसली केयरिंग अक्रॉस कल्चरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज। इंडिया के जो अपने सिनेरियोज थे, बहुत सारे रिलीजन जैसे हिंदू, मुस्लिम, साउथ, नॉर्थ का डिबेट जो चलता है, तो उनकी जो केयरिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक यूनिटी बनी रहे, और तभी पीस जो है सोसाइटी में प्रिवेल कर सकता है। गांधी ने बोला कि जो पीस का पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज के या पॉलिटिकल फिलॉसफी से ही नहीं टैकल अप किया जा सकता। रेदर उनकी एथिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको एथिकली हम डेवलप करना बहुत ज़रूरी, तभी जाके जो है पीस का डेवलपमेंट हो सकता है। पॉलिटिकल इश्यूज, पहले क्या होता था कि मोनार्की होती थी, एक किंग होता था, फिर डिक्टेटर्स आए, फिर आई डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का पर्सपेक्टिव ये था कि डेमोक्रेसी आएगी, पीपल विल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने लीडर्स को चूज करेंगे। अगर लीडर्स को वो चूज कर रहे हैं तो लीडर्स विल वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। बट बिसाइड्स ऑल दिस थिंग, आपने देखा है कि जैसे ही टॉप लीडर्स ऐसे पावरफुल पोर्टफोलियोज और पोजीशन को अज्यूम करते हैं, एक सेंस ऑफ डिक्टेटोरियल बिहेवियर उनके अंदर में आ जाता है, और कहीं ना कहीं वो कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख लो, नेशनल इमरजेंसी का टाइम पीरियड था। इंदिरा गांधी को इंडिया में चूज किया गया, लेकिन इमरजेंसी इम्पोजिशन करके जो है उन्होंने अपनी बात को प्रिवेल किया रेदर देन वर्किंग ऑन द पीपल सेंटीमेंट, राइट। तो ये सारा कुछ है। गांधी का जो पर्सपेक्टिव था, ही वाज लाइक कि इंपॉर्टेंस वाज टू बी ऑन द साइड ऑफ जस्ट, यानी कि जो सही है उसके पर्सपेक्टिव में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कुछ भी आइडियोलॉजी हो, लेकिन यू शुड ऑलवेज रिजॉर्ट टू द जस्ट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो जर्मनी जो है बाकी कंट्रीज़ पे इन्वेड कर देती है।
तो उस टाइम पे जो इंडिया के अपने बिसाइड्स गांधी और भी लीडर्स जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए और भी कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने बोला दिस इज़ द हाई टाइम एंड हाई अपॉर्चुनिटी कि ब्रिटिशर्स की हालत सही नहीं है और हमें भी उनके अगेंस्ट में जो मोर्चा खोल देना चाहिए, क्योंकि वो जर्मनी से तो ऑलरेडी परेशान है। पर गांधी डिसएग्रीड ऑन दिस पर्सपेक्टिव। उनका मानना ये था कि चलो हम शॉर्ट टर्म के लिए हमारा पर्सपेक्टिव मीट आउट होता है, बट इन द लॉन्ग टर्म जब ग्लोबल स्टेज में देखेंगे तो वर्ल्ड दो फिक्शन में बचा था। ब्रिटिशर्स जो थी वो डेमोक्रेसी के साथ में थी, और जो जर्मनी लेड नाजिज्म, फासिज्म जैसी फिलोसफीज जो एट ए लार्जर जो है ग्लोबल सिनेरियो पे कभी भी पॉजिटिवली सर्व नहीं करती। तो इन दो फैक्शन में गांधी ने जो है डेमोक्रेसी का साथ देना ज़्यादा सही समझा, और इसलिए उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के साथ जो है अपना पर्सपेक्टिव बिल्डअप किया, rather than going against Britishers, he positively correlated with them। तो गांधी ने अपना एक वीकली जो है पब्लिकेशन पब्लिश करते थे, हरिजन जो है, उसमें उन्होंने दिसंबर 1939 में लिखा कि द मोरल इन्फ्लुएंस वुड बी यूज्ड ऑन द साइड ऑफ पीस, माई नॉन वायलेंस डज नॉट रिकग्नाइज डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वायलेंस, does recognize different species of violence that is defensive and offensive। यानी कि गांधी ने बोला कि मैं नॉन वायलेंस इज गुड, दिस इज द अल्टीमेट गोल, बट जब ऐसी कभी ज़रूरत हो ना तो आई विल रिजॉर्ट टू वायलेंस, आई विल गिव प्रेफरेंस टू वायलेंस, राइट। और वायलेंस को भी उन्होंने दो पर्सपेक्टिव में डिफरेंशिएट किया। एक तो है आपका डिफेंसिव और एक होता है ऑफेंसिव। डिफेंसिव तब जब आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा हो और आप अपने बचाव के लिए जो है कुछ वायलेंट एक्टिविटी करते हो, राइट। जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, वहाँ पे जो है पीपल देवर पीसफुली प्रोटेस्टिंग और आउट ऑफ नोवेयर जो है उन पे जो है ब्रिटिशर्स के थ्रू अटैक होता है। तो अगर यहाँ के इंडिविजुअल अपने आप को डिफेंड करने के लिए ब्रिटिशर्स पे अटैक करते हैं तो दैट इज़ लाइक अ डिफेंसिव अप्रोच। ऑफेंसिव अप्रोच होता है कि कोई भी सिचुएशन, कोई पॉपुलेशन प्रॉब्लम जो है आप जो है परसेप्ट करते हो कि ऐसा कुछ बिल्डअप होने वाला है, उस सिनेरियो में आप पहले से ही कुछ वायलेंट एक्टिविटी लेते हो। जैसे आपको लगे कि ये कंट्री मेरे ऊपर इन्वेड कर सकते हैं, जैसे इंडिया को पाकिस्तान से खतरा है कि कुछ भी पाकिस्तान एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ कर सकती है, तो कुछ ऑफेंसिव इंसिडेंसेस मतलब एक्शन लेती है। यानी कि हमेशा उनको फियरफुल रखना कि अगर आप डायलॉग के थ्रू या स्पीच के थ्रू कि अगर आपने कुछ ऐसा नेगेटिव एक्शन किया तो हम आपके जो है कंट्री पे इन्वेड कर सकते हैं। दैट इज़ एन ऑफेंसिव मोड ऑफ वायलेंस, राइट। तो गांधी ने इनको जो है दो पर्सपेक्टिव में बांटा था और बोला था कि नॉन वायलेंस इज़ द अल्टीमेट गोल, पर अगर ज़रूरत पड़ी तो वी शुड रिजॉर्ट टू द वायलेंस, राइट। और एंड में बोला था कि जो डिफरेंस है डिफेंसिव और ऑफेंसिव का जो है लार्जली ऑब्लिटरेट हो जाता है। यानी कि डिफरेंस अगर वायलेंस कर रहे हो तो कोई ये नहीं देखता कि ऑफेंसिव है या डिफेंसिव है, एक सर्टेन एंड पे जो है वायलेंस ही रहता है, राइट। लेकिन जो है वायलेंस का वही एंड गोल जो है आपका पीस होना चाहिए। तो गांधी बोलते हैं इट इज़ ट्रू दैट इन द लॉन्ग रन द डिफरेंस इज ऑब्लिटरेटेड बट द इनिशियल मेरिट परसिस्ट, ए नॉन वायलेंट पर्सन इज बाउंड when the occasion arises to say which side is just। यानी कि एक नॉन वायलेंट को हमेशा जो अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहिए कि वो किसके साइड में है, सही के या गलत के। रीसेंट एग्जांपल आप रशिया और यूक्रेन की वॉर का देख लो, जिसमें इंडिया के पोजीशन को हर कोई जानना चाहता था कि वो रशिया के साथ में है या यूक्रेन के साथ में है। नरेंद्र मोदी या फिर एस जयशंकर से मीडिया आउटलेट्स में हमेशा ये पूछा गया, तो उनका हमेशा ये पर्सपेक्टिव था वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस, और जो भी यूनाइटेड नेशन असेंबली का मैंडेट हम उसके साथ में हैं, रेदर देन किसी एक लॉबी की तरफ हम जो है वर्ल्ड में जो पीस और ग्लोबल ऑर्डर को मतलब देखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो गांधी कितने विजनरी थे, उन्होंने 100 साल पहले ये बात की थी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आज भी ये जो है प्रैक्टिस किया जा रहा है। गांधी ने ये सिचुएशन जो वायलेंस पर रिजॉर्ट करने की ये बोली थी कि आई विश सक्सेस टू अब्सीनियंस, स्पेनियर्ड्स, चेक्स, चाइनीज़ एंड पोल्स। जब आप देखोगे कि गांधी के टाइम पे लेट 20th सेंचुरी लेट 19th सेंचुरी और इनिशियल 20th सेंचुरी में कुछ ग्लोबल सिनेरियोज हो रहे थे। इथोपियन वॉर हो रहा था 1896 में, स्पेन में कुछ ऐसी टर्मोइल थी, चेकोस्लोवाकिया जो है यूरोप की एक कंट्री है जहाँ पे एथनिक आइडेंटिटी के लिए कुछ ऐसे टर्मोइल चल रहा है। चाइना में ओपियम वॉर और बहुत सारी ऐसी कंडीशन थी। पोलैंड में बहुत सारे सिनेरियोज थे, पर इनकी सबसे कॉमनलिटी ये थे कि यहाँ पे वायलेंस रिजॉर्ट हो रहा था। मतलब वायलेंस मीन्स के थ्रू जो ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, एक पार्टी दूसरे के अगेंस्ट में जो है वॉर वेपन्स इनका यूटिलाइज कर रही थी। तो गांधी बोल रही थी कि गांधी बोलते हैं कि इन द केस आई विश दे कुड हैव ऑफर्ड ए नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस। गांधी बोलते हैं कि आई विश कि ऐसा जो टर्मोइल है उसमें जो है ये कंट्रीज नॉन वायलेंट को रिजॉर्ट करती रादर देन यूजिंग वायलेंस, बट
वो फिर क्वेश्चन लगाते हैं हु एम आई, मैं कौन होता हूँ जो इसको बता सकूँ, क्योंकि मैं इतना प्रिविलेज नहीं हूँ इन कंट्रीज़ को जो ओपिनियन देने के लिए, इसलिए मैं इन लोगों को जो है ये बता नहीं सकता। और उनका पर्सपेक्टिव था, अगर गॉड ने मतलब भगवान ने मुझे अगर इस चीज़ के लिए चूज़ किया होता तो कहीं ना कहीं से रास्ता बनाता ही वुड हैव शोन मी द वे, और मैं जो है फिर लोगों को गाइड करता है कि नॉन वायलेंस ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है सोसाइटी में पीस प्रिवेल करने के लिए यूटिलाइज किया जा सके। अब पीस स्ट्रैटेजी के बारे में गांधी का क्या बोलना था, वायलेंस कब रिजॉर्ट करना चाहिए, किन सिचुएशंस में करना चाहिए, गांधी इस पे जो है एम्फोसाइज करते हैं। दिस लेटर एक्सप्लेन्स गांधी साइकोलॉजी एज अ मोरल लीडर एट द टाइम ऑफ वॉर। इट ऑल्सो शोज दैट ही वॉज अ मैन ऑफ पीस हु बियॉन्ड द वायलेंट वैल्यूज ऑफ हिज टाइम कुड स्ट्रगल फॉर नॉन वायलेंस एंड डायलॉग एमंग नेशंस। जो आप देखते हो इनिशियल 20th सेंचुरी का टाइम था, बहुत सारे डिक्टेटर्स आए और ग्लोबल सिनेरियो में हर जगह नॉन वायलेंस और वायलेंस पे जो है सारी एक्टिविटी बेस्ड थी, एक कंट्रीज दूसरे पे इन्वेट कर रही थी। लेकिन उस टाइम पे भी गांधी इतने विजनरी थे कि वो नॉन वायलेंस और डायलॉग पे एम्फोसिस कर रहे थे। आपने देखा कि होगा कि कंट्रीज जो है शॉर्ट टर्म के लिए जो अपना वॉर के थ्रू जो है सिनेरियोस जीत जाती हैं, पर इन द लॉन्गर रन दे हैव बीन डिफीटेड। उनका जो लार्जर ऑब्जेक्टिव था वो मीट आउट नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की सिनेरियोस आप देख लो, कैसे उन पे जो है वॉर रेपरेशन लगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देख लो कैसे सिनेरियोस बिल्डअप हुए। जो उनकी डिजायर्ड गोल थे वो तो मीट आउट नहीं हुए, जो उनके पास था वो भी उन जर्मनी जैसी कंट्रीज ने खो दिया। तो गांधी का ऐसा विजन था। Based on this assumption, it appears that most appropriate way to Gandhi's approval of violence over cowardice is to consider him a considered thinker of peace. गांधी ने बोला था अगर दो सिचुएशन बनती हैं, अगर कि मुझे वायलेंस चूज करना है या कवर्ड रहना है, मतलब कायर बन के रहना है, तो इस सिनेरियो में जो है मैं वायलेंस को ही चूज करूंगा रेदर देन बीइंग कवर्ड। तो जो आप सुनते हो ना कि गांधीयन थॉट में हमेशा बोलते हैं कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, अपने चेहरे का दूसरा साइड आगे कर देना चाहिए। इट्स टोटली रॉन्ग। गांधी इस चीज़ को टोटली नेगेट करते हैं कि रेदर देन बीइंग कावर्ड, एक कावर्ड बनने की जगह जो है आप वायलेंस पे मतलब रिजॉर्ट कर सकते हो रेदर देन बीइंग कावर्ड। तो इसलिए और इस वायलेंस का भी रिजॉर्टिंग जो है पीस के लिए होना चाहिए आपका, रेदर देन डोमिनेशन की आप लड़ाई झगड़ा करके अपने आप को डोमिनेट करो। आपको जो है इस वायलेंस का यूटिलाइज करके एंड गोल आपका पीस ही होना चाहिए, राइट। If it is accepted that Gandhi always had a peace strategy, even when he wrote on violence over cowardice, we can establish a continuity between his writing on war and peace in different stages of struggle. यानी कि जो भी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ गांधी थे उसमें हमेशा उन्होंने पीस को ही एम्फेसिस किया है कि पीस ही एंड गोल होना चाहिए, चाहे आप वायलेंस का यूज़ करो या नॉन वायलेंस का यूज़ करो, लेकिन टॉप लीडर प्रेफरेंस में आपका नॉन वायलेंस होना चाहिए। कोई भी मीन्स आप कर रहे हो तो नॉन वायलेंस के थ्रू करो, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि जहाँ पे आप हेल्पलेस हो, कवर्डिश हो, तो आप वायलेंस पे जो है रिजॉर्ट कर सकते हो। गांधी रोट, आई डू बिलीव दैट वेयर देर इज ओनली अ चॉइस बिटवीन कवर्डिश एंड वायलेंस आई वुड ऑलवेज एडवाइज वायलेंस। मतलब भाई अगर चॉइस हो बिटवीन बीइंग कवर्ड एंड वायलेंस तो आई वुड ऑलवेज रिजॉर्ट टू violence. But I believe non-violence is superior to violence and forgiveness is more manly than punishment, but forgiveness only when there is power to punish. यानी कि उन्होंने जो सबसे टॉप प्रेफरेंस पे नॉन वायलेंस को ही रखा था रेदर देन बीइंग वायलेंस। और उन्होंने बोला था अगर आपके मतलब कैपेबल हो तो ऐसी आपके साथ कुछ अगर एडवर्स सिचुएशन हो रही है तो जो इंडिविजुअल है या जो भी सोसाइटी उसको फॉरगिव कर दो। लेकिन फॉरगिव भी वही कर सकता है आदमी जो कैपेबल हो। मतलब आप चाहो अपने विल एंड विश पे, तो जो सामने वाला इंडिविजुअल अगर आपको परेशान कर रहा है तो उसको आप थ्रू नॉन वायलेंस जो है उसको सप्रेस कर सकते हो, उस पर डोमिनेट कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आप कैपेबल ही नहीं हो, उसको डांट नहीं सकते, उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते, यार उसको कन्विंस नहीं कर सकते, तो ये सिनेरियो बिल्डअप ही नहीं होता कि आपके अंदर बोला जाएगा कि फॉरगिवनेस की कैपेसिटी है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने जो था चूहे और बिल्ली का लिया था। यू ऑलवेज सी कि कैट ऑलवेज चेजेस माउस, और चूहा बिल्ली जो है चूहे को खा जाती है। और माउस के अंदर मतलब चूहे के अंदर एक एट्रॉसिटी होगी, अगर हो सके ना तो मैं इस बिल्ली को ना एकदम नोच के जो फेंक दूँ, मतलब आई वुड किल दिस कैट। लेकिन क्या माउस कैपेबल है? क्या माउस ऐसा कर सकता है कि वो कैट को जो है मतलब डोमिनेट कर सके? तो ऐसी सिनेरियो ही नहीं बन सकती कि माउस जो है फॉरगिव कर सके कैट को, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है।
और सेम सिनेरियो, यही एग्जांपल जो है उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो जो प्रिवेलिंग थी कि जब जलियांवाला बाग मैसेकर में जो जनरल डायर जो है इनोसेंट इंडिविजुअल्स पे जो है गोली चलाने का अपना ऑर्डर देते हैं, तो पूरे नेशन में जो है काफ़ी हेटेड डेवलप हो गई। तो और ऐसी सिचुएशन थी कि जनरल डायर अगर सामने दिखते तो जो इंडियंस हैं, जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, वो जनरल डायर को कहीं ना कहीं और उनके जो सोल्जर्स हैं उनको कहीं ना कहीं जिंदा दौड़ा के तो मार ही देते। लेकिन बोला ना गांधी ने ये बोला कि ये जो है हम इंडियंस जो है हेल्पलेस हैं, अगर मान लो हम शॉर्ट टर्म वायलेंस के लिए रिजॉर्ट करते हैं तो ब्रिटिशर्स इतने प्रिविलेज उस टाइम पे थे कि उस मूवमेंट को सप्रेस कर देते थे, कर सकते थे। बट इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया जो उस टाइम पे हेल्पलेस क्रिएचर था, और इंडिया की जो स्ट्रेंथ है गांधी उसको बेटर पर्पस के लिए यूटिलाइज करना चाहते थे। और उसको आपने देखा ही होगा कि हो सकता है 1920 में वो मतलब ही वुड हैव रिजॉर्टेड, अब वो पीसफुली रहे थे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के बाद 1947 में उन्होंने जो इंडिया को आज़ादी दिला ही दी थी। Thus, Gandhi never dissociated non-violence from violence, either in reality as a major concept of his political philosophy. मतलब गांधी ने नॉन वायलेंस की बात तो की थी, वी ऑलवेज सीख कि गांधी का जो कोर फिलॉसफी ट्रूथ और नॉन वायलेंस है, पर उन्होंने वायलेंस को भी नेगेट नहीं किया था। उसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। गांधी की सारी स्ट्रैटेजीज जो थी बहुत सारी पीसफुल थी, जब भी वो 1920s नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से शुरू करते हैं। लेकिन अब 1942 में जब जाओगे, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, उन्होंने एक डायलॉग दिया था, डू और डाई। और ये जो स्टेटमेंट है उनके अर्लियर कोर्स ऑफ एक्शन से बहुत ही अलग था। यानी कि पहले वो स्ट्रगल का जो है मॉडल फॉलो अप करते थे कि अपनी बात रखो, फिर थोड़ा आराम करो, फिर जो है एजिटेशन को रखो। लेकिन 1942 में जो उन्होंने ऑल टुगेदर एक अल्टीमेटम दे दिया था कि आज़ादी के लिए लड़ो, मतलब या तो आज़ादी लेके रहो या फिर जो है डाई इन द प्रोसेस। तो उन्होंने जो कभी वायलेंस को जो है नॉन वायलेंस से अलग नहीं रखा था। कंडीशन रखी थी कि सबसे पहला नॉन वायलेंस को आप प्रेफरेंस दो, अगर नहीं होती है, आप बहुत हेल्पलेस फील करते हो, कवर्ड सिचुएशन अराइज होती है, तब आप जो है वायलेंस पर रिजॉर्ट करो। दस गांधीज पोजीशन कैन बी अंडरस्टूड बाय एन एक्शन मे वियर द अपीयरेंस ऑफ वायलेंस एंड येट एब्सोल्युटली नॉन वायलेंस। यानी कि चीज़ें जो है वायलेंट लगेंगी, पर इन द लार्जर होल अगर आप पीस के लिए काम कर रहे हो तो ये एब्सोल्युटली नॉन वायलेंट इन हाईएस्ट सेंस कंसिडर होगी। गांधी ने बहुत सारे अपने फिलॉसफीज दिए, और ऐसा ना हो कि गांधी के कोई क्रिटिक ना हो, उनकी बातों को जो है मतलब क्रिटिसाइज ना किया जा सके। उसी पर्सपेक्टिव में एक जर्मन फिलोसफर, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो हैना आर्डेंट की बात की जाती है। उन्होंने जो है गांधी की थॉट प्रोसेस को बहुत क्रिटिसाइज किया था और बोला था कि गांधी की जो आइडियोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट होती, मतलब नॉन वायलेंस की जो आइडियोलॉजी है वो इम्पोर्टेंस होती है अगर टोटलिटेरियन रेजीम होता है, यानी कि डिक्टेटर्स का अगर रेजीम होता है और वहाँ गांधी नॉन वायलेंस का जो है मतलब वो करते कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम विल गो ऑन हंगर स्ट्राइक और ऐसा कुछ, तो डिक्टेटर को क्या फ़र्क पड़ता है, वो बोलता है हाँ ठीक है, जो गो डू हंगर स्ट्राइक विल डाई, तो उसके लिए तो एंड गोल सही होता है। तो ऐसा जो उनके क्रिटिक ने बोला था कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो टोटलिटेरियन रेजीम में एक इम्पोर्टेंट मतलब जो है प्रूव अप होती। तो हैना आर्डेंट ने बोला था गांधी इज एनॉर्मसली पावरफुल एंड सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मेट विद डिफरेंट एनिमी। यानी कि उन्होंने बोला कि अगर रशिया के स्टालिन होते या जर्मनी के हिटलर होते या फिर प्री वॉर जापान भी अपने टाइम पे काफ़ी अट्रोशियस एक्टिविटीज़ करता था। चाइना में आपने देखा होगा कि बहुत सारे चाइनीज़ों को जो है दे हैव किल्ड इनोसेंट्स, जो वहाँ की औरतें थी, बच्चों थी, सबको जो है ब्रूटली अपने जो है चाइनीज़ इन्वेजन के टाइम पे जापान ने ऐसी एक्टिविटीज़ की थी। तो उन्होंने बोला कि इंग्लैंड जो है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री थी, ऑल दो कॉलोनियल पावर थी लेकिन बेनेवलेंट थी, तो इसलिए गांधी की आइडियोलॉजी सक्सेसफुल हुई। बट अगर कोई टोटलिटेरियन या डिक्टेटर के अगेंस्ट में गांधी होते तो उनकी फिलॉसफी जो है कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। द आउटकम वुड हैव बीन डीकोलोनाइजेशन बट मैसेकर एंड सबमिशन। तो वो बोलते हैं कि अगर ऐसे डिक्टेटर्स के अगेंस्ट में गांधी अपनी फिलॉसफीज नॉन वायलेंट फिलॉसफी को रखते तो आउटकम जो होता मैसेकर होता है, यानी कि लॉस ऑफ लाइफ और सबमिट ही करना पड़ता है एंड में, रेदर देन डीकोलोनाइजेशन, और इंडिया को कभी इंडिपेंडेंस नहीं मिलती। बट गांधी बोलते हैं कि किसी भी जगह पे जो अगर एथिकल फाउंडेशन की कमी है देन पॉलिटिकल कुड नॉट फंक्शन डेमोक्रेटिकली एंड नॉन वायलेंट। मतलब आप कितनी भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दो कि पीपल विल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव और वो राइट ही इंडिविजुअल होंगे, लेकिन अगर इन पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स की अगर एथिकल अपब्रिंगिंग नहीं हुई है तो इस पोजीशन को वो अपने एंड गोल के लिए यूटिलाइज करेंगे, जो कि हो सकता है वायलेंस करें या डिक्टेटरशिप करें। तो इसीलिए गांधी का जो एम्फेसिस है कि पॉलिटिकल लीडरशिप में भी एथिकल अपब्रिंगिंग का और एथिकल डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है।
द टास्क ऑफ पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल्स का क्या टास्क होना चाहिए? द एसेंशियल टास्क ऑफ पॉलिटिशियन वाज टू बिल्ड मोरल प्रोग्रेस। सोसाइटी में मोरल प्रोग्रेस लाना ही पॉलिटिकल एलिट्स का जो काम था, ताकि लोगों में एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो चुके कि सही क्या है और गलत क्या है, और राइट कोर्स ऑफ एक्शन ही जो है वो ले सकें। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो था हिटलर था, एक डिक्टेटर था। उसको कुछ जर्मनी की डेवलपमेंट से ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं था, रेदर उसका अपना एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव था कि जर्मनी को ग्लोबल वर्ल्ड पावर स्टेज पे ले जाना चाहिए, और उसके लिए जो है अपनी पॉलिटिक्स से उसने मोरालिटी को एकदम हटा ही दिया था। क्या सही है क्या गलत है उसका कोई पर्सपेक्टिव नहीं था, उसका ये था कि बस जर्मनी वर्ल्ड स्टेज पर डोमिनेट करे। और उसने, आपने देखा होगा जर्मनी में होलोकास्ट किया था, ज्यूज को एक कमरे में गैस चैम्बर में बंद करके मार दिया था। तो उसका कुछ पर्सपेक्टिव नहीं था कि सही क्या है गलत क्या है। तो गांधी बोलते कि इट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट द पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ऑफ नॉन वायलेंस बी ए स्ट्रैटेजी ऑफ पीस मेकिंग, यानी कि एक जो भी नॉन वायलेंट एक्टिविटी आपकी हो रही है वो मोरली लेजिटिमेट हो, तभी आप एक पीस मेकिंग प्रोसेस को जो है सक्सेसफुल बना सकते हैं। That is why Gandhi is impossible to classify in terms of conventional categories of peace studies and conflict resolution. Gandhi remains the original thinkers in matters of peace building and also an attitude peace builder. तो इसीलिए मतलब ये जो थॉट बोला गया कि गांधी को किसी भी ग्रुप में कैटेगराइज करना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि गांधी खुद अपने आप में एक ओरिजिनल थिंकर थे। उन्हें किसी की आइडियोलॉजी को इमिटेट नहीं की थी, रहता तो उनका एक पर्सपेक्टिव था, अपना एक फॉर्मूला था, और ये प्रूव भी हुआ। आप देखो 100-200 साल बाद भी जो है गांधी की जो आइडियोलॉजी तब भी मतलब रेलेवेंट थी, और आज के टाइम पे भी गांधी की आइडियोलॉजी जो है स्टिल रेलेवेंट है। फ्रॉम गांधीज पर्सपेक्टिव द नॉन वायलेंस इज एन ऑन्टोलॉजिकल ट्रूथ दैट फॉलोज फ्रॉम द यूनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लाइफ। ऑन्टोलॉजी जो है आपका एक फिलोसफिकल टर्म है, जिसका डेफिनेशन जो कॉज और आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, यानी कि किसी चीज़ की आइडेंटिटी है उसके पीछे कुछ कॉज होगा। तो ओवरऑल आइडेंटिटी यहाँ पे जो है यूनिटी और इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लाइफ, मतलब ह्यूमंस के बीच में जो है एकजुटता हो, यूनिटी हो, और उसको जो है ओवर ये क्या कॉज अप करता है, ये नॉन वायलेंस और पीस को प्रिजर्व करता है। तो गांधी का जो है यही पर्सपेक्टिव था कि ओवरऑल जो है प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए नॉन वायलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। वाइल वायलेंस डैमेजेस लाइफ्स एंड अंडरमाइंस ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, नॉन वायलेंस अपलिफ्ट्स ऑल, यानी कि वायलेंस डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, लाइफ्स का डैमेज करता है, पर नॉन वायलेंट एक्टिविटी सबको बांध के रखता है। ऑल्दो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर इसका एंड रिजल्ट जो है काफ़ी फ्रूटफुल है, और एक बेटर जो है सोसाइटी में पॉजिटिव एटमोसफियर जो है क्रिएट करता है। He says that needless to say in the age of increasing globalization of selfishness, ग्लोबलाइजेशन में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इनफ्लो है, लेकिन ये सारा कुछ एट ए लार्जर पब्लिक गुड की होने की पर्सपेक्टिव से नहीं हो रहा है। रेदर देन हर एक इंडिविजुअल का अपना एक सेल्फिश मोटिव्स है, कंपनी प्रॉफिट चाहती हैं, लोग बिजनेस चाहते हैं, अपने एंड गोल को जो है मीट आउट करना चाहते हैं, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने टर्म जो राइटर ने यूज़ किया ग्लोबलाइजेशन ऑफ सेल्फिशनेस, मतलब जो भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो सेल्फिश पर्सपेक्टिव से हो रहा है। इसीलिए जो है ये चीज़ें जो है एग्रेसिव ना हो, और सोसाइटी जो है इंटरनेशनल ऑर्डर जो है डिस्टर्ब ना हो, इसलिए गांधी की जो फिलॉसफी है उनको हमें पढ़ना, रीड एंड प्रैक्टिस गांधी सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसलिए गांधी की पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक लॉन्ग टर्म विजन हो, और हम जो है पेशेंस के साथ, परसिवरेंस के साथ, और लॉन्ग अमाउंट ऑफ एफर्ट के साथ जो है सोसाइटी में पीस को मेंटेन कर सके, जो कि इन द मीन वाइल जो है ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है कि इन द नियर सिनेरियोस कभी भी जो कि वो ह्यूमैनिटी में पीस प्रिवेल करेगी। पर अगर हम गांधी की आइडियोलॉजी को जो है एम्ब्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं वी वुड बी सक्सेसफुल, और सोसाइटी में जो है पीसफुल सिचुएशन जो है मेंटेन हो पाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द एडिटोरियल। आपका जो है मेंस आंसर राइटिंग का जो हम सीरीज़ रन कर रहे हैं उसमें जो है ये क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करो फॉर 200 वर्ड्स कि गांधी नेवर डिसोशिएटेड नॉन वायलेंस फ्रॉम वायलेंस आइदर इन रियलिटी और इन एज अ मेजर कंसेप्ट इन पॉलिटिकल फिलॉसफी। कमेंट। ये एथिक्स का एक बहुत ही हॉट क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में अपीयर होने की टेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है, तो मेक श्योर कि आप इस आंसर को प्रैक्टिस करो। सारा कुछ मैंने एडिटोरियल में डिस्कशन किया ही है कि गांधी का जस्टिफिकेशन क्या था कि नॉन वायलेंस की जगह जो है अगर वायलेंस को कब हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वायलेंस अगर एक्सेप्ट भी किया तो हमारा एंड गोल क्या होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छा लगा तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।